Please open your book and poem number 4. The title of the poem is Ode to Autumn. Ode to page number 142. And this beautiful poem, Ode to Autumn, is composed by John Keats. This poet, John Keats, belongs to romantic poet. Which of the poet? रोमांटिक पोएट। अब रोमांटिक पोएट का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। ऐसे पोएट जिन्होंने रोमांटिक एरा में, रोमांटिक एज में नेचर के बारे में लिखा। नेचर का दो अर्थ होता है, एक तो प्रकृति होती है और दूसरा स्वभाव होता है। मानव के स्वभाव का भी अंग्रेजी नेचर ही होता है और प्रकृति का अंग्रेजी भी नेचर होता है। तो जिन जिन कवियों ने रोमांटिक एज में नेचर यानी प्रकृति के बारे में लिखा, उनको कहा गया रोमांटिक पोएट। और रोमांटिक पोएट के बाद या रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज आता है। ये जो इंग्लैंड का अंग्रेजी है वो कई एज में बटा हुआ है। सबसे पहला चौसरियन एज आता है। उस एज में जॉफ्री चौसर बहुत बड़े पोएट हुए, प्रोज राइटर हुए, और इनका जो काल है वो 1340 से 1400 ईस्वी तक है। चौसर का जन्म भी और वह एज भी। एंड वी स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम देयर, फ्रॉम चौसर। उसके बाद कई सारे एज आते गए। शेक्सपियरियन एज आया, जिस जमाने में कि शेक्सपियर कवि हुए, ड्रामेटिस्ट हुए। फिर उसके बाद रोमांटिक एज आया, या उसके पहले 18th सेंचुरी आया, जिसको हम लोग क्लासिकल एज भी कहते हैं। फिर रोमांटिक एज, फिर विक्टोरियन एज, फिर एलिजाबेथन एज, फिर मॉडर्न पीरियड, फिर अभी पोस्ट मॉडर्न पीरियड। यानी चौसर से शुरू करते हैं अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी सीखना या उस लिटरेचर को जानना, और अभी तक का हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में या कंपटीशन की जो जर्नल्स आती है, पत्रिकाएं आती है, प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान अध्ययन, या इस तरह की जो भी पत्रिकाएं आती है, उसमें हर बार नए नए घटनाक्रम, घटना चक्र ऐड किया जाता है। किस कवि ने, किस लेखक ने कौन सी किताब लिखी, इसका भी एक कॉलम आता है। नई नई किताबें आती है। अगर हम इंडियन की बात करें, जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, खुशवंत सिंह थे, अरुंधति राय थी, नायपॉल थी, चेतन भगत हुआ, बहुत सारे लोग हुए। हिंदी साहित्य में भी हम लोग बहुतों का नाम जानते हैं। प्रेमचंद हुए, और वो भी हुए, और फणीश्वर नाथ रेणु भी, जो हमारे पूर्णिया बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। और भी बहुत सारे लेखक हुए, कवि हुए, जिन्होंने अपने अपने विधाओं का बखूबी और बहुत अच्छा ही प्रदर्शन किया। खैर, ये सब डीप नॉलेज की बात है। जब हम लोग सिलेबस से फ्री हो जाएंगे या आप फ्री हो जाएंगे तो ये सब अध्ययन करेंगे।
अभी वर्तमान में जो है वो जॉन किट्स के बारे में पढ़ना है। तो जॉन किट्स रोमांटिक पोएट थे और जानकर हैरानी होगी कि इनकी मृत्यु 26 साल की अवस्था में ही हो गई थी। अर्थात इनका पूरा जीवन जो है 26 साल ही रहा, 26 साल तक ही जिंदा रहे। जिस एज में कि लोग संभलते हैं अपने करियर के प्रति, अपने रोजगार धंधा के प्रति, या कहिए बढ़िया से होश संभालते हैं, कमर मजबूत करते हैं, उस एज तक आते आते इनका स्वर्गवास भी हो गया, देहांत भी हो गया। आप समझ सकते हैं कितने बड़े जीनियस होंगे जो 26 साल की अवस्था में ही इतने सारे कविताओं को लिख दिया और अमर हो गए। इनके सब्जेक्ट पर, इनके लेखनी पर पीएचडी तक हुआ और इनको पढ़े बिना अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट भी नहीं होता है 26 साल की अवस्था में। इसका मतलब है इन्होंने बहुत ही कम एज से लिखना शुरू किया होगा और लिखा ऐसा कि इंटरनेशनल लेवल पर लिखा, कोई छोटे मोटे पॉइंट पर, मुद्दा पर नहीं लिखा। और इन्होंने अपने जीवन में कई किताबें तो लिखी ही, लेकिन जो मोस्टली फेमस हुए इनके द्वारा लिखे गए ओड्स हुए। कुल 6 ओड्स इन्होंने लिखा और जीवन के अंतिम पड़ाव में ही लिखा। स्टार्टिंग में कुछ न कुछ लिखा, कुछ बुक्स लिखा, कुछ पोएम्स लिखे, लेकिन ये जो फेमस हुए ड्यू टू हिज ओड्स। लेट अस कम टू द बुक। जॉन किट्स was born in 1795। जॉन किट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। और इनके लिए कहा जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। जितने भी रोमांटिक पोएट्स हुए, 6-7 हुए, उनमें से सबसे महान रोमांटिक कवि हुए। सबसे छोटे भी थे उम्र के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, इसलिए इनके लिए कहा जाता है यंगेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट। सबसे छोटा लेकिन सबसे अच्छा। किनके लिए लाइन है ये? जॉन किट्स के लिए, यंगेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट। तो रोमांटिक एज को पोइट्री के हिसाब से 2 पार्ट में बांट दिया, एक ओल्डर, एक यंगर। ओल्डर में 4 पोएट्स हुए और यंगर में 3 पोएट्स हुए। ओल्डर में सबसे पहला नाम विलियम वर्ड्सवर्थ का आता है। किनका आता है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। और यंगर में सबसे अंतिम में नाम जॉन किट्स का आता है। और इनका जीवन काल भी बहुत कम रहा, मात्र 26 साल। और 26 साल की अवस्था में इनका देहांत हो गया ट्यूबरक्लोसिस के चलते। टीबी एक बीमारी है जो आज भी है, उसी के चलते इनका देहांत हो। तो आइए चलते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स, लंदन। मूनफील्ड्स नामक जगह पर लंदन में हुआ था। लंदन इंग्लैंड में है। तो ये भी अंग्रेज कवि हो गए। इंग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। हालांकि इससे पहले भी ग्रीक
इटालियन, ये सब भी फेमस हुए, लेकिन जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा वो इंग्लैंड में पड़ा। क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है, लंबा इतिहास है, कैसे पड़ा, तो दैट्स नॉट आवर मैटर, वी विल स्टडी लेटर ऑन। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड, डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इन्होंने अध्ययन किया क्लार्क्स स्कूल में, जो इनफील्ड में था। इनफील्ड वहीं लंदन में एक जगह है, और डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। जॉन किट्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इनको काफ़ी लगाव था दो गेम से, क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। क्रिकेट एंड बॉक्सिंग where he is famous, popular, interested game. He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. ये बहुत बड़े पढ़ाकू भी थे, खूब पढ़ते थे, पढ़ना इनका शौक था, हैबिट थी। He was fond of reading, स्पेशली ग्रीक मिथोलॉजी। ग्रीस देश है, वहाँ के पुराण को, वहाँ के शास्त्रों को, वहाँ के इतिहास, ज्योग्राफी को पढ़ना इनका बहुत बड़ा शौक था। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिएड। वर्जिल एक लेखक थे, उनकी एक किताब थी एनिएड, उनका इन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया, अनुवाद करना शुरू किया, यानी दूसरे की किताब को, वर्जिल के किताब एनिएड को इन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू किया। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट, उसकी कवि बनने की आकांक्षा, लालसा, इच्छा, अभिलाषा, डिजायर, fired by his first acquaintance with स्पेंसर्स फेरी क्वीन। एक लेखक हुए एडमंड स्पेंसर, उनकी एक कविता थी फेरी क्वीन। उस कविता से जब इनका सामना हुआ, जब उनके संपर्क में आए, स्पेंसर के कविता फेरी क्वीन के कांटेक्ट में आया, जब उन्होंने इसको देखा, पढ़ा, सुना और समझा, तो इसके मन में भी कवि बनने की लालसा काफ़ी जोर मारने लगा। तय कर लिया, आई विल बी अ पोएट, नॉट ओनली अ पोएट बट अ ग्रेट पोएट। क्या, एक कवि ही नहीं बनना है, बल्कि एक महान कवि बनना है। एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स। और इन्होंने साबित भी किया अपने आप को कि रोमांटिक पोएट्स में सबसे ग्रेट भी हुए, ग्रेटेस्ट हो गए। वाज पब्लिश्ड इन 1814, जो हिज फर्स्ट पोएम। और जब उनको प्रेरणा मिली स्पेंसर के फेरी क्वीन नामक कविता से, तो उन्होंने पहला कविता लिख दिया, और उस कविता का टाइटल था, शीर्षक था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इट वॉज द टाइटल ऑफ द पोएम फर्स्टली composed by John Keats after inspiring from the poem of Spenser's entitled Faery Queen. It was published in 1814. 1814 ईस्वी में यह छपा, पब्लिश हुआ। अब देखिए 1795 में जन्म हुआ था और 14 में पहला कविता लिखा,
14-5-19 साल, अर्थात 19 साल की अवस्था में ये लिखना शुरू कर दिया। और 19 साल में यहाँ तो इंटर BA होता है, क्या होता है कि नहीं। और इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि 19 साल की अवस्था में इन्होंने अपना पहला कविता लॉन्च किया, जिसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इंटाइटल्ड पोएम्स। उसके बाद तो कविताओं की झड़ी लग गई। कई सारी कविताओं को उन्होंने लिखा और उसको कलेक्शन करके संग्रह करके एक बुक में छापा, और जिस बुक का टाइटल ही था पोएम्स। बुक का ही टाइटल था पोएम्स। पहले तो कविता का टाइटल हुआ वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, पहली कविता। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज डैश, क्या लिखेंगे? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इफ यू आर आस्क्ड विच इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, तो वो नाम होगा पोएम्स। क्या नाम होगा उसका? पोएम्स होगा। और वो छपी 1817 में। 17 में कविता छपी 14 में, लेकिन बुक छपी 17 में, 1817 में। उनकी जो अगली कविता है हिज पोएम्स इंडीमियन, पोएम का नाम है इंडीमियन, वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इंडीमियन नाम की जो इन्होंने कविता लिखी, इसकी काफ़ी प्रशंसा किया ओल्डर रोमांटिक पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने, काफ़ी सराहना किया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, अगले ही साल इंडीमियन नामक कविता इनकी छपी 1818। पहला कविता 1814, दूसरा पोएम कलेक्शन 1818, और अगला पोएम इंडीमियन 1818। क्या झड़ी लगी कि नहीं लगी? लाइन लगा दिया जॉन किट्स ने, और इसकी तो सराहना विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी किया। It was published in 1818. His odes, now come to the odes. This is very, very important point for him and for you too. For the examination point of view, his odes, उन्होंने एक ओड नहीं लिखा, कई सारे ओड्स को इन्होंने लिखा। ओड्स क्या होता है? लेट अस डिस्कस इन शॉर्ट। ओड्स एक ऐसा सब्जेक्टिव पोएम होता है, ऐसा लिरिकल पोएम होता है जिसका सब्जेक्ट थोड़ा सीरियस होता है, और इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की को संबोधित करते हुए उसकी प्रशंसा की जाती है, उसके बारे में लिखा जाता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, ऑटम की प्रशंसा कर रहे हैं। ऑटम एक सीजन है और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऑटम प्रकृति की एक घटना है, एक प्रकार का सीजन है। आप सभी जानते हैं हमारे भारत में स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन और भी ना जाने कौन कौन से सीजन होते हैं। ये प्रकृति की बात है, नेचर की बात है, और उस नेचर के घटना ऑटम की प्रशंसा करते हुए इस कविता को लिखा है। ये ओड हो गया। उनके ओड्स के कुछ नाम हैं। पहला है ऑन इंडोलेंस, सब में आप ओड जोड़ दो। ओड ऑन इंडोलेंस, फिर ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइके,
ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलंकली एंड ओड टू ऑटम। देखिए ये दो तरह से ओड लिखते थे, एक ऑन लगा करके, एक टू लगा करके। नहीं, इनके कुछ ओड्स में ऑन लगा हुआ है और कुछ ओड्स में टू लगा हुआ है। यानी बाद वाले जो ओड्स हुए उसमें इन्होंने टू को लगाया, और जो शुरुआती दौर के ओड्स हुए इसमें इन्होंने ऑन लगाया। अब कुल मिलाकर के 6 ओड हो गए। ओड ऑन इंडोलेशन, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइके, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलंकली एंड ओड टू ऑटम। टोटल 6। मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएम। इन्हीं 6 ओड ने उनको रोमांटिक पोएट बना दिया। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट किसने बना दिया? इनके द्वारा लिखे गए सारे ओड्स ने। ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पोएट में इनको खड़ा कर दिया इनके द्वारा लिखी गई ओड्स ने। सो डिड लामिया एंड हिपेरियन। 2 कविताएं और हुई इनकी, लामिया और हिपेरियन। अब कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो जॉन किट्स के कलम से क्या क्या निकला? इंडीमियन निकला, लामिया निकला, हिपेरियन निकला, 6 ओड निकले, और एक पोइट्री जो स्पेंसर का इमिटेशन पर लिखा उन्होंने वो भी निकला। ये सारी रचना जॉन किट्स की है। इससे कोई एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। लामिया वाज रिटन बाय, 4 पोएट का नाम दे देगा, आपको चूज करना है। हिपेरियन दे दिया, इंडीमियन दे दिया। अब आगे चलते हैं। ये तो उनके बारे में सारी रचनाएं आपने देख लिया। अब आते हैं उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर। अब कहानी अंत होने वाली है जॉन किट्स की। तो लिखते हैं, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हो गई। ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट नेम है टीबी, टी फॉर टाइगर, बी फॉर बॉल। टीबी नहीं, टीबी। हाँ, इन 1821 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हो गई। एट द एज ऑफ 26 साल की अवस्था में, 26 साल की उम्र में। आप जोड़ सकते हैं 1795 से 1821, 21 5 26। बट लेकिन विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, इस छोटे से जीवन काल में, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। वे महानता को हासिल करने में सफल रहे, सामर्थ्यवान रहे। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ दियर ब्यूटी। और उनका जो सब्जेक्ट था, नेचर ऑफ पोइट्री था, वो ब्यूटी था। यानी जॉन किट्स ने हमेशा जीवन के एक पक्ष जो कि सुंदरता है, ब्यूटी है, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा, या कहा जाए तो उसी पर आधारित इन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी। ब्यूटी उनका सब्जेक्ट मैटर था, चाहे ब्यूटी प्रकृति की हो या फिर किसी मानव की हो, यही उनका सब्जेक्ट मैटर रहा। एंड रिफ्लेक्ट्स हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। और दूसरे पहलू भी थे, जीवन में होने वाले दुख, दर्द, घटनाएं, पीड़ा,
भी इनका सब्जेक्ट मैटर रहा। टू हिम, उनके लिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। वो एक लाइन लिखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे लेखकों ने इस लाइन को कोट भी किया अपने अपने किताबों में, अपने अपने स्तर से। वो लाइन था, ब्यूटी, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इस एक लाइन का वर्णन भी एक दिन का क्लास हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन का वर्णन। आप सिर्फ अभी इतना अर्थ समझो कि कोई भी सुंदर वस्तु जो होती है वो आनंद देती है। सुंदर वस्तु हमें क्या देती है? आनंद देती है, प्लेजर देती है, शांति देती है, सुख देती है। एंड, और दूसरी लाइन जो है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये भी लाइन उनके द्वारा ही लिखा गया है। इसका भी एक्सप्लेनेशन एक दिन का क्लास होगा। इन द पोएम ओड टू ऑटम, अब आइए आपकी जो कविता है जिसका नाम है ओड टू ऑटम, किड्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। इस कविता में जॉन किड्स ने सुंदरता और इसकी विशेषता का वर्णन किया है। किसका? ऑटम का। ऑटम सीजन का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकी सुंदरता का वर्णन किया है और इसकी विशेषता का बखान किया है। जबकि ऑटम सीजन निगेटिव सीजन माना जाता है, लेकिन उन्होंने इस निगेटिव को किस तरह से पॉजिटिव करते हुए दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, कई यादगार तस्वीरों के माध्यम से ऑटम की प्रशंसा, इसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए देखा गया है। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और प्रकृति में सुंदरता के क्षेत्र का क्या सिद्धांत है, उस सिद्धांत को इन्होंने साबित किया है और प्रशंसा किया है। इट वॉज द लास्ट लाइन ऑफ बायोग्राफी जॉन किड्स। टुमारो वी शैल डिस्कस हिज पोएम, रोमांटिक पोएम बाय रोमांटिक पोएट जॉन किड्स, एंड ओड टू ऑटम। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।